ठीक है, एक बार देख लीजिएगा क्लास लाइव हुई है। क्लास लाइव हुई है, फोन पे देखना। हो गई है। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो पहले करंट कर लेते हैं हम लोग। पहले करंट कर लेते हैं और बाकी लोगों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास। हाँ ठीक है, लाइव है। तो चलें आज के पहले पहले क्वेश्चन पर ना। हाँ ये देखिए, अभी बात कर रहे थे अम्बुज के सर, ये आज हिंदी यहाँ जो है हिंदी नहीं होगी, ये आज की क्लास जो होगी वो हिस्ट्री की हो जाएगी। हाँ, हिस्ट- आज हिस्ट्री की क्लास होगी। और हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे क्या? गुप्त वंश, जान रहे हैं ना? तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन है। उस दिन जो है बात हुई थी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज को लेकर के ना। ये साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कार 2025 की क्या हुई है? घोषणा हुई है। ये कब होनी थी? उस दिन आपको बताए थे, ये होनी थी 10 तारीख को। ठीक है ना? 10 तारीख को होनी चाहिए थी किसकी? साहित्य की। और साहित्य के क्षेत्र में देखिए और उसके बाद शांति के क्षेत्र में किसे मिला है नोबेल प्राइज? ये आपके सामने लिखा हुआ है, किसे मिला है भाई? साहित्य के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए वर्ष 2025 साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के प्रसिद्ध लेखक, इनका नाम क्या है? लास्जालो क्रास्नोहोरकाई को दिया गया है। लास्जालो क्रास्नोहोरकाई को दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? इन्होंने डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के साथ मिलकर के इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर 1.0 लॉन्च किया था। इसी वजह से इनको दिया गया है। किससे? हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लास्जलो क्रास्नाहोरकाई। नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इतना तो जान जाएंगे। लास जलो को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में। इससे पहले आप पढ़ चुके, हम आपको पढ़ाए हैं किसके क्षेत्र में? अम, हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, इन सब के बारे में आपको पता चला था। देखो संजू सैमसन को आप जानते होंगे। संजू सैमसन को जानते होंगे। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, जरूरी नहीं कि खेलने वाला ही जाने, जिनका इंटरेस्ट होगा ये खेल है, उनको क्या है? इंग्लिश प्रीमियम लीग। इंग्लिश प्रीमियम लीग ईपीएल का भारत में क्या बनाया गया है? आधिकारिक तौर पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है उस खेल को क्या करते हैं? लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, किसे बनाया गया है? संजू सैमसन, जो क्या है? भारतीय खिलाड़ी हैं। इंग्लिश प्रीमियम लीग होने वाला है, इंग्लिश प्रीमियम लीग ईपीएल। इसे भारत में आधिकारिक तौर पर इन्हें क्या बनाएगा? ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये कौन है? मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, इनको क्या मिला है? शांति का नोबेल प्राइज। वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसमें? शांति के क्षेत्र में। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। शांति के क्षेत्र में मिला। ये कहाँ की रहने वाली है? वेनेजुएला की। ये वेनेजुएला की रहने वाली है, इनको मिला है। अच्छा, इनके साथ ज्यादा चर्चा किसकी थी भाई? हाँ, ट्रंप की। ट्रंप की चर्चा थी कि भाई इन्हें क्या मिल सकता है? नोबेल पुरस्कार। लेकिन मिला किसे है? वेनेजुएला की रहने वाली मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। और क्यों मिला है? तो आप जानते हैं, ये लोगों के लिए क्या? लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिला हुआ है। ये सरकार के खिलाफ काम किए हैं, शांत रह करके उनके अगेंस्ट काम किया इन्होंने। जो गलत है, लोगों के साथ गलत हो रहा था, गलत व्यवहार जो हो रहा था, उसके लिए इन्होंने शांत रह करके बढ़ावा दिया है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और सरकार से लड़ी हैं। गलत गलत लोगों के खिलाफ जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी, इसीलिए इन्हें क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला है। किसका? शांति का। और ये कौन है? यहाँ आप देख रहे हैं, ये है कौन भाई? हाँ, लेखक, हंगरी के लेखक लाजलो
क्रास्नोहोर काई। और ये कौन है? संजू सैमसन। ये संजू सैमसन है जिन्हें क्या बनाया गया है? ईपीएल का क्या बना दिया गया भारत में? ब्रांड एम्बेसडर। समझ गए? आज का ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में चले। ये इतनी बात समझ में आई? बताएं। अगर नोट करना चाहेंगे तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप जब चाहेंगे जहां आप अभी जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वहीं नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां चैनल का लिंक है। वो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां जा करके आप क्या कर सकते हैं? जुड़ जाइए, वहां ये भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। जापान में अभी तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं थी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कंजर्वेटिव पार्टी से है। पार्टी इनकी कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी। सनाए ताकाइची। सनाए ताकाइची है को नेता चुना गया है। नेता चुनने का मतलब क्या चुना गया है भाई? प्रधानमंत्री। ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी पहली महिला क्या बनी है? प्रधानमंत्री बनी है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। पिछला पिछला कार्यक्रम सॉरी कार्यकाल में क्या था? पीएम सेगेरो इसिबा ने 1 साल बाद पद छोड़ा था। तो अब उनके 1 साल के बाद पद छोड़ने के बाद ये भारत कह रहे हैं, किसकी? जापान की। जापान की पहली महिला क्या बन गई है? प्रधानमंत्री। ये है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। इनकी पार्टी कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है ना? अच्छा, जापान के बारे में जानते हैं ना? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है भाई? हाँ, ये मुद्रा जानिए। जापान की मुद्रा क्या है? एन है, एन। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा एन है। और प्रधानमंत्री कौन बनने जा रही हैं? कंजर्वेटिव पार्टी की। नाम क्या है? सनाया। हाँ, सनाया ताकाइची। ताकाइची। ये है कहाँ की? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जी, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तीन ही क्वेश्चन है करंट के, बाकी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? किस राज्य में, किस राज्य ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है? श्री श्रम श्री योजना किसने शुरू किया है? डब्ल्यू बी। किसने शुरू किया है भाई? डब्ल्यू बी। ऑप्शन देख रहे हैं, आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। मतलब कौन है? वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल। किसने शुरू किया है भाई? पश्चिम बंगाल के द्वारा क्या शुरू किया गया है? श्रम श्री योजना। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल के निर्वासित मजदूरों की वापसी के लिए है, जिसके तहत 5,000 रुपए मंथली क्या दिया मतलब क्या दिया जाएगा? सहायता दी जाएगी। मतलब जो होता है मजदूरों की वापसी के लिए, निर्वासित जो यहाँ से चले गए मजदूर थे, उनको वापस बुलाया जा रहा है। और जो लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, उनको कितना दिया जा रहा है? 5,000 रुपए पर मंथ, पर माह दिया जा रहा है। किस योजना के तहत? श्रम श्री योजना। ये यही पूछा जाएगा, श्रम श्री योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। राजधानी है कोलकाता। हाँ, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। राजधानी क्या है? कोलकाता है। ठीक। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जानते होंगे आप चाय।
चाय को क्या मिला था सबसे पहला जीआई टैग? चाय को पहला जीआई टैग कहाँ का था? वो पश्चिम बंगाल के। जीआई टैग, पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था, किस उत्पाद को मिला था? तो पहला जीआई उत्पाद वो था दार्जिलिंग की क्या? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग कहाँ है? डब्ल्यूबी में, ठीक ना? और कब मिला था? सन 2004 में, ये आप जानते रहे। दार्जिलिंग को चाय, दार्जिलिंग की जो चाय है उसे जीआई टैग मिला था सबसे पहले। और वो जो जो कि कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और उसी को ही मिला था पहला जीआई टैग 2004 में। समझ रहे हैं? अगले क्वेश्चन पे चलें। मतलब आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। मतलब 3 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। पहला कौन सा क्वेश्चन था? नोबेल प्राइज को लेकर के, साहित्य और किसके में? शांति वाला। दूसरा जो उसमें एक और क्वेश्चन था, और संजू सैमसन को क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ईपीएल का, इंग्लिश प्रीमियम लीग का। और जो तीसरा क्वेश्चन था, उसके आगे वाला जो क्वेश्चन था, वो जापान की पहली महिला जो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं उनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन जो है, ये श्रम श्री योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे चलें। अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब है, आगे चलने का मतलब है हम लोगों को क्या पढ़ना है जी? इतिहास पढ़ना है। हमको पढ़ना है इतिहास। और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। और इस गुप्त वंश में आप पढ़ रहे थे किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय, या इस इन्हीं को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक इनकी उपाधि थी। इनके बारे में अर्थात चंद्रगुप्त के बारे में आप पढ़ चुके हैं। लगभग चीजें हमने आपको बता दिया है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। आप लगभग लगभग चीजों को पढ़ चुके हैं। हमने आपको पूरा बता दिया है। इस जिसमें हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। नवरत्न थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नवरत्न और किसके इतिहास में और किसके दरबार में रहते थे? अकबर, जो कि किस वंश से थे? मुगल, मुगल वंश के थे। यहां भी क्या रहते थे? सॉरी, नवरत्न रहते थे। हम आपको बताए थे अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज कृष्ण देवराय, जो कि किस वंश से थे? कृष्ण देवराय कहां के थे? तो आपको बताए थे हरिहर और बुक्का नामक 2 लोगों ने किस नगर की स्थापना की थी? विजयनगर भाई, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के। किसके दरबार में? शिवाजी। ये किससे थे? मराठा, ठीक है ना? मराठा साम्राज्य से थे। नवरत्न अकबर के, और नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अष्टप्रधान कृष्णदेवराय, अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय और अष्टप्रधान। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा? नवरत्न का मतलब क्या होता है? 9 लोग, 9 रत्न रहते थे दोनों लोगों के दरबार में। अष्ट दिग्गज 8 दिग्गज रहते थे, जो एक किसी न किसी विषय के क्या थे? जानकार थे, ज्ञाता थे। जैसे अभी आप नवरत्न में आप पढ़े थे छप्पड़क को, ठीक है ना? विक्रम बेताल, है ना? बेताल भट्ट को मतलब। और उसके बाद आपने कालिदास जी के बारे में आना, और अमर सिंह, ठीक है? अमर सिंह के बारे में। हाँ, शब्दकोश। वो शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब जान रहे हैं? शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। हिंदी में उसे शब्दकोश कहते हैं। तो ये
ये सारी चीजें आप पढ़ चुके थे। अभी जो गुप्त वंश में आपको पढ़ना है, जो बचा हुआ है टॉपिक, वो पढ़ना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। इनके दरबार में चीनी यात्री कौन आया था? हाँ, फाहयान आया था ना। चीनी यात्री फाहयान आया था, जो कब से कब तक भारत में रहा। जो कब से कब तक भारत में रहा भाई? फाहयान भारत में कब से कब तक रहा? हम बताए 399 से 414 ईस्वी तक कौन रहा है? फाहयान भारत में था। तो इस फाहयान के बारे में जानना है। फाहयान आया था क्यों भारत में? पढ़ने के लिए आया था? बौद्ध मठों को जानने के लिए। हाँ, वही उसकी इच्छा थी, जानना, पढ़ना ही उसकी इच्छा थी। ये बौद्ध मठों को क्या करने आया था? जी, बौद्ध मठों को समझने, देखने उसकी इच्छा थी, ये आया था। और ये आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। ये भारत में आया था। ये घूमते घूमते कहाँ पहुंचा था? ये कई हजार भिक्षुकों से मिल चुका था, ठीक है ना। ये पंजाब गया, अफगानिस्तान गया, उत्तर प्रदेश होते हुए, ऐसे ये घूमते घूमते जो है, ये सभी बौद्ध मठों का भ्रमण कर रहा था। और सब कुछ पढ़ करके, देख करके, सुन करके तब यहां से गया है ये चंद्रगुप्त, सॉरी, फाहियान। तो इसके बारे में भी आप जानते हैं। ये मध्य देश को, मध्य देश गया था। मध्य देश मतलब पंजाब के बाद का जो क्षेत्र था, उसे इसने मध्य देश बताया था। और ये वहां गया था। और वहां पर जब ये सबसे पहले अफगानिस्तान गया, वहां हीनयान महायान दो संप्रदाय, आप जानते हैं कि नहीं? हीनयान महायान का संबंध किससे है भाई? किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है ना। तो वहां वहां गया और हीनयान महायान के बौद्ध भिक्षुओं से मिला। 1000 बौद्ध भिक्षुकों से मिला। अफगानिस्तान गया तो 3000 बौद्ध भिक्षुकों से मिला। तो ये जा करके उनसे मिल रहा था और उनसे सीख रहा था। कौन? फाहियान। तो ये फाहियान के बारे में आप जान गए। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा, वो किसके बारे में पढ़ना है आपको? कुमार गुप्त। ये आप नोट कर लिए थे, नवरत्न। ये आपको जानना, चीनी यात्री फाहियान के बारे में बताना। जितनी बातें हमने आपको बताया कि भाई वो कहां से कहां आया, तो पंजाब गया, उत्तर प्रदेश गया, फिर वो पंजाब से आगे बढ़ा, मध्य देश पहुंचा। मत कितने कितने बौद्ध भिक्षुकों से मिला, तो लगभग हम आपको बताए हैं। सबसे पहले ये हीनयान मत के लगभग 4000 भिक्षुकों से मिला। फिर ये महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुकों से मिला, जो गोमती बिहार में रहते थे। ठीक, वहां से जाने के बाद ये अफगानिस्तान पहुंचा। और अफगानिस्तान पहुंच करके इसने महायान और हीनयान दोनों संप्रदाय के 3000 बौद्ध भिक्षुकों से मिला। तो ये सब जब भिक्षुकों से जब ये मिल रहा था, तो उनसे ये क्या कर रहा था? सीख रहा था, जान रहा था, धर्म के बारे में जानकारी ले रहा था। और उसके बाद ये इसने एक बात बताई थी कि उस समय जो भारत के लोग थे, वो क्या करते थे? अगर क्रय विक्रय करना होता था, तो ये कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कौड़ी का मतलब समझ रहे? एक कौड़ी, दो कौड़ी, ऐसे उनका इस्तेमाल किया करते थे। हाँ, अभी भी बोला जाता है गांव में, ठीक ना। कहते हैं हम आपको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तो सबसे छोटी इकाई होती थी कौड़ी, ठीक है। फाहियान उसके बाद ये क्या किया है? ये पाटलिपुत्र में अपनी यात्रा प्रारंभ किया था, और पाटलिपुत्र में रुक जाता है। वहीं रुक करके ये लिखता है, एक किताब लिखता है उसके बारे में, भारत के बारे में। और उसके बाद तब ये वापस चला जाता है, कहाँ? स्वदेश लौट जाता है। 2 वर्षों तक फाहियान यहाँ रुका हुआ था। ठीक, तो इतनी बात फाहियान से। बाकी चीजें आपको किससे पढ़ना है? कुमारगुप्त से। किससे पढ़ना है भाई? कुमारगुप्त से। कुमारगुप्त कब से कब तक शासक? 415 से 455। ये आप किसके बारे में पढ़ेंगे? कुमारगुप्त। तो मेन टॉपिक जो होगा वो कुमारगुप्त होगा, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, अभी नोट करवा देंगे किसके बारे में। जगह थोड़े सा आप रखिए, जो नोट कर रहे हैं आप लोग, अगर चीनी यात्री फाहियान के बारे में कुछ जानना है तो। बाकी ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान कहां से, सॉरी, फाहियान जो चीनी यात्री फाहियान था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था?
अगर ये पूछा जाए, अगर ये मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय चित्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, तो बताएंगे आप ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में, किसके टाइम पे, किसके दरबार में भारत आया था? भारत ही आया था तो किसके टाइम पे? उस समय कौन था? वर्धन वंश चल रहा था, और कौन था? हर्षवर्धन। इनके शासनकाल में भारत आया था। ये कहां का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता कहां से आया था? अगर इब्न बतूता फिर कहां से आया था? इब्न बतूता मोरक्को का था। ह्वेनसांग कहां का था? आज का प्रश्न यही है, पढ़ के आइए आप। ठीक है, ये जानिए। अच्छा, तुर्की था। आप जानेंगे किसके बारे में आपको पढ़ना है? कुमार गुप्त के बारे में। भाई किसके बारे में जानना है आपको? कुमार गुप्त के बारे में आपको जानना है। पढ़िए भैया, तभी क्लियर होगा। कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता? तो आपको पता है कि मोरक्को का निवासी था। ठीक है ना? उसकी किताब का क्या नाम था? रेहला। किसके शासन काल में भारत आया था? कौन सा वंश चल रहा था? दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था। राजा कौन था? शासक कौन था दिल्ली सल्तनत काल का? तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश में कौन था? अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। चलिए, किसके बारे में जानना है? कुमार गुप्त के बारे में। देखिए, कुमार गुप्त समय कब से? 415 से 400, इनके बारे में जानिए। भाई ये कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र व उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं, और क्या हैं? चंद्रगुप्त मतलब जो है उस चंद्रगुप्त द्वितीय के ही उत्तराधिकारी हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी का मतलब क्या हुआ? कि भाई इनके बाद, अपने पिता के बाद ये राजा बनेंगे। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण किया था? कुमारगुप्त की उपाधि क्या है भाई? कितने लोगों को पता है? महेंद्रादित्य, मतलब महेंद्रदित्य ना। खुश रहिए बच्चे। महेंद्रदित्य ना, महेंद्रदित्य। और भाई कौन सी उपाधि इन्होंने धारण किया था? बताइए, पढ़ के आते हैं कि नहीं पढ़ के आते हैं? महेंद्रादित्य या महेंद्रदित्य ना, वैसे महेंद्रादित्य, मात्रा लगाएंगे महेंद्रादित्य। ठीक। और उनकी उपाधि है श्री महेंद्र गुप्त कुलम। श्री महेंद्र गुप्त कुलम व्योम राशि। श्री महेंद्र, श्री महेंद्र गुप्तम कुलम व्योम शशि। व्योम शशि ये कौन है? दो उपाधियों का इन्होंने धारण किया। चंद्रगुप्त, सॉरी, कुमारगुप्त। ये दो उपाधियों को किसने धारण किया था? कुमारगुप्त ने। जो गुप्त काल में मुद्राएं चल रही थी, इससे पहले आपको बताए थे, वो उन मुद्राओं पर किसका चित्र था? उस समय के जो, हाँ, गरुण का था ना। गरुण का उन मुद्राओं पर किसका चित्र मतलब अंकन था? तो वो गरुण का चित्र था। जो गरुण पक्षी था वो उस समय गुप्त वंश का क्या था? राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी था। अब उसकी जगह पर
उसकी जगह पर अब गरुड़ की जगह पर मयूर, मयूर का मतलब चित्र मिलेगा। किसकी जगह पर? तो आप जब कुमारगुप्त का शासनकाल चलेगा तो कुमारगुप्त, हम नोट करवा देंगे अभी आपको, कुमारगुप्त के मुद्राओं पर किसका किसका अंकन मिलेगा? गरुड़ के स्थान पर किसका? गरुड़ के स्थान पर मयूर का, मयूर का चित्र अंकन होता है, अंकन था। मतलब समझ रहे हैं बात को? जहां गरुड़ गरुड़ था वहां पे क्या? मयूर, मयूर मतलब मोर का था, ठीक है ना, मोर का था। और गरुड़ क्या था? ये गुप्तों की क्या था? राज पक्षी था, या राजकीय पक्षी आप कह सकते हैं उस समय। हुआ क्या? कुमारगुप्त, हाँ, कुमारगुप्त ने एक एक प्रकार का सिक्का चलवाया। उस सिक्के का नाम था, जिस पर कार्तिकेय, कार्तिकेय कार्तिकेय का चित्र था। एक सिक्के पर किसका चित्र था भाई? कार्तिकेय। कार्तिकेय मतलब कौन? पुत्र किसके हैं? शिवा के। शिवा मतलब शिव जी के। शिव जी मतलब शंकर भगवान। कार्तिकेय का क्या था? चित्र था। और कार्तिकेय का वाहन कौन होता है? मयूर। तो बस इसीलिए क्या है, मतलब इन्होंने कार्तिकेय का चित्र एक तरफ अंकित करवाया, दूसरी तरफ क्या? मोर का। और जो राजपक्षी पहले था इनका, वो राजपक्षी कौन था? उसको उसको क्या हुआ? इन्होंने हटवा दिया। कुमारगुप्त ने क्या करवाया है? अश्वमेघ यज्ञ करवाया है। कुमारगुप्त भी क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ। ये अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? राज विस्तार के लिए किया जाता था, घोड़ा छोड़ा जाता था यज्ञ होने के बाद ना, तो वो आप जानते हैं। इससे पहले समुद्रगुप्त ने करवाया था, ठीक। उसके बाद गुप्त इन्हीं इसके समय में, किसके टाइम पर? हाँ, इनके कुमारगुप्त के समय में। कुमारगुप्त के समय में हुआ क्या कि 18, जी, कितने भाई? 18 हमको क्या प्राप्त हुए हैं? जी, 18 अभिलेख मिले हैं। कुमारगुप्त में सर्वाधिक अभिलेख, जी, 18 अभिलेख मिले हुए हैं। 18 अभिलेख किसके टाइम पे मिले हैं? 18 अभिलेख कुमारगुप्त के समय में मिला है, ठीक है। कितने अभिलेख हैं? 18 अभिलेख का मतलब समझ रहे हैं? जिन जो हाँ, जिन पर कोई ना कोई लेख लिखा होता है। जैसे अभिलेख में कई चीजें आती हैं, जैसे आता है क्या? शिलालेख, पत्थरों पर लिखा होता है। स्तंभ लेख, ताम्र लेख, तो ऐसे अभिलेख होते हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, उस वंश से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी होती है। बात समझ रहे हैं? 18 क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। किसके समय में? ये सबसे ज्यादा कुमारगुप्त के समय में। आप कह रहे थे कि कुमारगुप्त के समय में किसका निर्माण हुआ है? नालंदा विश्वविद्यालय का, बिल्कुल हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। तो आप बताइए किस सन में, डेट बताइए कब हुआ। मान लीजिए, चलिए आपने कह दिया कुमारगुप्त, हम कहते हैं कि 415 से 455 के बीच में निर्माण हो गया था नालंदा का। नालंदा किसके लिए बनाया गया था? शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं संबंधित था, ठीक। इसको ध्वस्त किसने करवाया? कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? अच्छा, खिलजी वंश का था। बहुत सही भाई साहब। कब किया? गुरु था। यही सारी चीजें जाननी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि सबसे ज्यादा क्या मिले हैं? अभिलेख। कहां मिले हैं? किसके टाइम पे? कुमारगुप्त के समय। गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है कहां? राजस्थान में, राजस्थान के बयाना में। गुप्तकालीन, ध्यान दीजिएगा, इसके समय में क्या हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है। सिक्कों का ढेर, बयाना, ये कहां है? राजस्थान में मिला है। समझ रहे हैं बात को?
भैया मेरे, गुप्तकालीन जो सिक्के चले थे उनका ढेर मिला है। ये कहाँ? राजस्थान में, बयाना में। किसके टाइम पे ये सब मिला? कुमारगुप्त के। अब जानते हैं, एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है अल्टेकर, ए अल्टेकर। इतिहासकार ए अल्टेकर। इन्होंने बताया 1843, 1843 में ये सारी इसी के बारे में जानकारी दी थी। किसके बारे में? सबसे ज्यादा सिक्कों के बारे में। 1843 नहीं, माफी चाहते, 23 है। 1823 में क्या हुआ है? इतिहासकार अल्टेकर ने बताया कि 600 कितने, 623 सिक्के मिले। 623 सिक्के, मतलब मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा सिक्के। कितने सिक्के मिले थे? अभी ढेर का मतलब कितने? 623 सिक्के। किसके समय? कुमारगुप्त के समय। कुमारगुप्त के समय जो सिक्के चले हैं, कॉइन, वो कितने चले हैं? सोने के, सोने, चांदी और तांबा। क्यों? तीन प्रकार के सिक्के ना, सोने, चांदी और तांबा। पहले भी ये चलते थे सिक्के? बोलिए भैया। अरे भाई, तांबा, तांबा का मतलब इसी को कापर कहा जाता है। हो, तांबे के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के, कुमारगुप्त ने तीन प्रकार के सिक्के चलवाए। सोने के, चांदी के और, सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? दिनार कहा जाता उस समय। चांदी के सिक्के को रूपक। हाँ, क्या कहा जाता था? रूपक। और तांबा के मूषक। ये सिक्कों के प्रकार थे। और ये प्रश्न है कि सबसे पहले भारत में चांदी के सिक्के चलाने वाले कौन शासक? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए थे। कहां? भारत में। सबसे पहले चांदी के सिक्के शुरू हुए तो कुमारगुप्त के द्वारा चलवाए गए, जिनका नाम क्या था? रूपक था। और जो तांबे के सिक्के चलवाए गए, मूषक था। और जो सोने के सिक्के चलवाए गए, वो क्या था? दिनार था। दिनार आप जानते हैं, सोने के सिक्के तो शुरू से ही कुशाणों के द्वारा ही चलवा दिए गए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के वही चलवाए थे। अब आप सोचिए, ये तीनों के तीनों क्या है भाई? तीनों क्या है? सोना, चांदी, कापर। मतलब एयू, एजी, सीयू। ये तीनों क्या है भाई? हमने प्रतीक लिख दिया है इनका। वो आवर्त सारणी में इनका ऐसे प्रतीक है, इनको ऐसे लिखा जाता है। ये तीनों के तीनों क्या है भाई? मेटल है ना, धातु है। ये सब क्या है? धातु है। अगर धातु है, सोचो तीनों धातु हैं, लेकिन इन तीनों धातुओं में हमने सबसे ज्यादा दो को क्या कर दिया है? बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी गई है। भारत में या हर सभी देशों ने सबसे ज्यादा वैल्यू किसे दे दिया है? भारत में कुछ ज्यादा ही है, सोने और चांदी के। इसीलिए इनका रेट क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रेजेंट टाइम में सोने की स्थिति बहुत ज्यादा है भाई। स्थिति का मतलब बहुत ज्यादा का मतलब भाई, जो आम नागरिक है, एक मध्यम वर्गीय जो फैमिली है, वो सोने चांदी अब उसे खरीदना उसके लिए बड़ा कठिन काम हो जाएगा। वो समझ रहे हैं? शादी विवाह में सोने चांदी के ही चीजों का क्या है? प्रचलन है ना? तो अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, शादी विवाह तो होगा, तो सोना चांदी कैसे ले जाओगे? शादी में लेके जाना होगा ना, है ना? तो लेके जाना है तो भाई कैसे लेके जाओगे? इतना इतना महंगाई है। अगर आप पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पाते हो और पेपर का लेवल आप देख रहे हो, शादी न होए, ठीक है ना? ये किसके बारे में आप सीख गए हो? कुमारगुप्त के बारे में। अच्छा आप बताइए, क्या जडन भी तो क्या है? धातु है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई आभूषण पहनता नहीं है। जिंक का पहनो यार, यफी। यफी क्या है? लोहा, लोहे का पहनो, वैल्यू नहीं है। समाज ने मतलब ये जिस, अब होता क्या है, ये शेयर मार्केट के ऊपर होता है चीजों का, जिसका रेट बढ़ता है वैल्यू। हाँ, समाज जिसे ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। अब सोने की वैल्यू बढ़ती गई चली। क्या क्या इसी में, सोने में ही चमक है? उससे भी खतरनाक, उससे भी ज्यादा चमक वाली चीजें हैं। हाँ, शीशा में है ये। अच्छा। तो कुमारगुप्त के बारे में जानकारी समझ में आई आपको? भाई बताएं, कुमारगुप्त के बारे में। हाँ, अभी आपको कुमारगुप्त के बारे में एक बात अभी बतानी है जी। नालंदा विश्वविद्यालय, जो आप अभी कह रहे, अभी आपसे बात हो रही थी, नालंदा विश्वविद्यालय था ना,
नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ? कुमार गुप्त के समय में हुआ ना, कुमार गुप्त के समय में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण था वो किसके समय में हुआ है? कुमार गुप्त के समय में हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बिहार में। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई, जो कि इस समय कहां स्थित है जी। और इसको नालंदा विश्वविद्यालय, इसको ध्वस्त, डिस्ट्रॉय, ध्वस्त किसने करवाया था? हाँ बताइए। बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी कौन था? यही तो आपसे पूछ रहे थे अभी। इसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है ना? कब किया था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। उन सॉरी गलत बोल दिए, 1199 होना चाहिए था। 1199 ईस्वी में। कौन था ये? मोहम्मद गोरी का आर्मी चीफ कमांडर था। मोहम्मद गोरी का क्या था? सेनापति था। मोहम्मद गोरी का ही क्या था ये? सेनापति। मोहम्मद गोरी का ये क्या था? सेनापति था। मोहम्मद गोरी का सेनापति था। और इसी के द्वारा ही किसे ध्वस्त करा दिया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय। अब आप कहेंगे बात समझ नहीं आई। इसी के साथ आप पढ़े होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसी के साथ में ही अल्दौज था। इसी के साथ में और कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, अल्दौज, और एक नाम और था उसका, देखो। ये सब समकक्ष थे। जब मोहम्मद गोरी मर जाता है तो जो भारत में इसका पूरा क्षेत्र बचता है, जितने क्षेत्र पर इसका साम्राज्य स्थापित था, तो सबको अलग अलग हिस्से दे दिए जाते हैं। अल्दौज को दिया जाता है। अच्छा, ये इसकी मृत्यु हो चुकी होती है, ठीक है ना? बचते हैं 3 लोग। तो अल्दौज को अलग दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिलता है? भारत का प्रांत। कौन सा? भारत। भारत मतलब क्या? दिल्ली। और यहीं शुरू होता दिल्ली सल्तनत काल। याद है आपको? कुछ याद आया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो इसकी इसकी मृत्यु हो चुकी होती। अभी एक नाम वही नहीं याद आ रहा है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्दौज, और क्या नाम था उसका? आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा हमको भी नहीं क्लियर हो रहा है। तो ध्वस्त कराने का काम किसने? 1199 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सेनापति था ये मोहम्मद गोरी का। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके टाइम पे हुआ? किसने इसकी स्थापना करवाई? कुमार गुप्त। ठीक। अभी यार ये सारी चीजों को आपको क्या करना है? नोट करना है। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। लिखिए कुमार गुप्त के बारे में। समय सीमा आपने लिख लिया है? 415 सॉरी से 455 ईस्वी लिखेंगे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, आगे लिखेंगे। इसने
महेंद्रादित्य, इसने महेंद्रादित्य, इसने महेंद्रादित्य कामा श्री महेंद्र गुप्त कुल, श्री महेंद्र गुप्त कुल, इसने महेंद्रादित्य कामा श्री महेंद्र गुप्त कुल व्योम शशि, व्योम शशि की उपाधि को धारण किया था, व्योम शशि की उपाधि को धारण किया था। कौन? कुमारगुप्त। ठीक, कुमारगुप्त। आगे लिखेंगे कुमारगुप्त की मुद्राओं पर, कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़, कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़, ये भाई गरुड़ क्या था उस समय? राजपक्षी था। किसका? फिर से बता, फिर से बोल दें भाई जी। गरुड़ के स्थान पर, के स्थान पर मयूर आकृति अंकित थी, मयूर आकृति अंकित थी। ठीक है, मयूर आकृति अंकित थी। आगे बस 4 लोग जुड़े हैं। अंकित थी, लिखेंगे कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय, कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय कार्तिकेय ब्रैकेट में लिख लो क्या? सन ऑफ शिवा, सन ऑफ शिवा का मतलब शिव, शंकर भगवान के पुत्र, भगवान शंकर के पुत्र। कार्तिकेय कौन है? भगवान शंकर के पुत्र। कौन कौन, कौन कौन है भगवान शंकर के पुत्र? 2 लोग ना, गणेश भगवान और, गणेश भगवान को क्या कहा जाता है? लंबोदर, है ना, लंबोदर। ये पूछा जाता है क्या लंबोदर में संधि कौन सी संधि है? लंबोदर में सिंगल डंडी गुण संधि, समझ रहे हैं? लंबोदर। और अगर पूछा जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है, अब कैसे पूछा जाता है? कहता है लंबा है उदर जिनका, जिसका उदर लंबा है उसके लिए एक शब्द है लंबोदर। उदर मतलब क्या होता है? पेट। जिनका पेट बड़ा हो लंबोदर है। ठीक है ना? आगे, अरे उसमें कहते जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ना। हाँ, चलिए। जिनकी माता जो है कौन है? पार्वती है। ठीक है, पिता कौन है? महादेव। देखेंगे इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, इसने मतलब कौन? कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। आगे, कुमारगुप्त में के काल में, कुमारगुप्त के काल में कुमारगुप्त के काल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऐसे लिखेंगे सर्वाधिक अभिलेख ब्रैकेट में लिखेंगे 18, सर्वाधिक अभिलेख ब्रैकेट में कितना लिख लेंगे? 18 प्राप्त हुए हैं। 18 क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। अच्छा, अभिलेख से कोई मतलब आप समझ रहे हैं इसका 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 कोई महत्व है कि नहीं महत्व है? अभिलेख से मतलब ये महत्व होता है, इससे जानकारी मिल जाती है किसी वंश के बारे में, उसके शासन प्रशासन के बारे में, उस समय की स्थिति के बारे में। किससे पता चल जाता है? अभिलेख से, जो उस समय लिखा होता है। जैसे जैसे
अभी हम आपको बताए थे एक अभिलेख क्या मिला था आपको, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। लौह स्तंभ लेख का मतलब लोहे का था, जो कैसा था, जिसपे जंग नहीं लगती। वो कौन सा लोहा था? स्टेनलेस स्टील का। उस पर इस्पात का, उस पर लिखवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। उस समय महरौली में स्थित है। महरौली कहां स्थित है? दिल्ली में। आप पढ़े थे समुद्रगुप्त के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति लेख कहां? इलाहाबाद, प्रयागराज में है। इसको किसने लिखा है? हरिसेन ने। चीजों को जानिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको पढ़ाते हैं तो हमको भी मतलब उन सब चीजों से रूबरू हो जाते हैं, हमको भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कल पीसीएस का पेपर था, पूछा गया था क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम। कोई एक एक क्वेश्चन ऐसे नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कूट में पूछा जाता। आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन भी उसका भी जवाब आना चाहिए। एक नदी जानते हैं, चार ऑप्शन होते हैं ना, चार कूट, एक तरफ नदियां, एक तरफ जो है उसको मान लीजिए कोई शहर जो बसा हुआ है, तो वो चारों शहर के बारे में जानेंगे तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। समझ रहे हैं ना? इसलिए पेपर क्या हो जाता है, तब पेपर आपको लगेगा कि ये बड़ा टफ है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये लेख वगैरह आप जानते रहिए, हर एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिए। इतना स्लो पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए? अभी तो चाहे बहुत तेजी के साथ पढ़ा दें नोट के, लेकिन इन सब चीज इतना इतना कहाँ कोई पढ़ा देगा आपको। 18 क्या मिले हैं? सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। आगे लिख लीजिए, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के समय में गुप्तकालीन सिक्कों का, के समय में गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर, बयाना, बयाना कहां है? राजस्थान में बयाना। गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर बयाना, ब्रैकेट में लिखेंगे राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कितने सिक्के? 623 सिक्के बयाना से प्राप्त हुआ है। लिखेंगे कितने सिक्के मिले हैं वहां? 623। अब नोट कर लीजिए कि इतिहासकार, हाँ, इतिहासकार ए अल्टेकर, इतिहासकार ए अल्टेकर ने 1823 में 623 सिक्कों, इतिहासकार ए अल्टेकर ने 623 सिक्कों सिक्कों के बारे में जानकारी दी थी, के बारे में जानकारी दी थी। एक पॉइंट नोट करिए, लिखिए गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं सबसे कम सिक्के, या लिख लो, सॉरी, सबसे ज्यादा सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय एवं केवल एकमात्र सिक्का या एकमात्र सिक्के स्कंदगुप्त। अभी आगे बढ़ेंगे आप, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त लिख लेंगे ना? हाँ लिखिए पहले, आप लिखिए तभी तो जानेंगे। स्कंदगुप्त के समय में चलवाए गए, सबसे ज्यादा सिक्के किसके समय चलवाए गए? सबसे कम या केवल केवल मात्र एक, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, चलवाए गए। आगे लिख लेंगे, जो 623 सिक्के कहां मिले हमको? ये राजस्थान के बयाना, जी। लिख लेंगे सबसे, भारत में चांदी का, भारत में, भारत में चांदी के, चांदी के सिक्के
सबसे पहले कुमार गुप्त ने चलवाए, ने चलवाए, ने चलवाए, जिसे रूपक कहा, जिसे क्या कहा गया, रूपक। बाकी आप नोट कर सकते हैं कि गुप्त काल में चांदी, सोने चांदी और तांबा के सिक्के चलवाए गए। सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक और तांबे या कापर के सिक्के को क्या कहा गया है, मूषक। नोट कर सकते हैं इसको। गुप्त काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए गए, के सिक्के चलवाए गए। और इनको, इनका नाम क्या है, आप बाकायदे लिखा हुआ बोर्ड पे आप देख लीजिए। आगे लिखेंगे, लिखेंगे कुमार गुप्त, कुमार गुप्त के शासन में, कुमार गुप्त के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्त के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा जानते हैं, नालम प्लस दा, नालम प्लस दा। नालम मतलब होता है कमल, दा मतलब देने वाला। ठीक है, नालम प्लस दा, कमल देने वाला, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुई। नालम का मतलब होता है ज्ञान, सॉरी कमल का मतलब ज्ञान से होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान से। जो ज्ञान देने वाला है वही क्या है, नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई, इसी समय लिख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को, एक मिनट, हाँ लिख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बख्तियार, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था। हाँ, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, ध्वस्त, ध्वस्त करवाया था। हाँ, डिस्ट्रॉय करवा दिया, ध्वस्त करवाया था। ब्रेकर में लिख लो 1199 ईस्वी में। नहीं तो अगर समय पूछ लेगा तब 1199 ईस्वी में क्या किया था, ध्वस्त करवाया। आगे लिखो, यह मतलब कौन, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था, आर्मी चीफ कमांडर। ठीक ना, कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी। यह बख्तिया, सॉरी, मोहम्मद गोरी का सेनापति था, कौन, बख्तियार खिलजी। आगे लिख लीजिए, इतनी बात किससे है, कुमार गुप्त से। आगे नोट करिए, लिखिए कुमार गुप्त के समय में, कुमार गुप्त के समय में, गुप्त के समय में पुष्यमित्र, पुष्य मित्र, पुष्यमित्र, शुंग नहीं लिखना है, पुष्यमित्र नामक जातियों, पुष्यमित्र नामक जाति, ब्रेकेट में लिख लो हूण, क्या, हूण, पुष्यमित्र जातियों, ब्रेकेट में लिखेंगे हूण,
ठीक है। का आक्रमण हुआ, का आक्रमण हुआ, जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख स्कंदगुप्त, कौन, मोहम्मद गोरी का था। नहीं क्लियर हुआ है क्या? हम्म। जब आपको पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत काल, उससे पहले पढ़ाना होगा आपको, सुन लीजिए, शुरुआती होगी दिल्ली सल्तनत काल, उससे पहले शुरू होगा क्या, भारत पर भारत पर, हाँ, विदेशी आक्रमण सबसे पहले शुरू होगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम से। ठीक है, पहले आप पढ़ोगे मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद आप पढ़ोगे मोहम्मद महमूद, हाँ, महमूद गजनबी, या हाँ गजनबी। उसके बाद आप पढ़ोगे मोहम्मद गौरी, या गौरी लिखा होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां से फिर स्टार्ट होगा क्या, इसके बाद तब शुरू होगा दिल्ली सल्तनत, और इसी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला व्यक्ति कौन बनेगा इसका शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा, जो क्या है, इसका गुलाम है, और क्या है इसका, नहीं, ये केवल इसका गुलाम है। ठीक है, मोहम्मद गोरी का। अब मोहम्मद गोरी के एक ही गुलाम नहीं थे, अरे चार नहीं थे भाई। हाँ, मुख्य चार थे। मुख्य चार में कौन कौन थे, हाँ अब देखो अभी नाम आ गया, ये देखो अल्दौज कुआचा। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्दौज कुआचा और मोहम्मद बख्तियार खिलजी, चार लोग, ये चार लोग थे ना। अब इन चारों में इसकी तो पहले ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। जब ये आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। बचते हैं तीन, और किसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी की। जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो तो जितना क्षेत्र मोहम्मद गौरी के द्वारा जीता गया था, जितना क्षेत्र पर शासन था मोहम्मद गौरी का, उसे तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, क्योंकि तीनों इसके खास गुलाम थे, प्रिय गुलाम थे, जिनको वो मानता था, जिन्हें एक समझिए एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी वो बनाया था। तो तीनों को क्षेत्र दिया जाता। अल्दौज को कौन सा क्षेत्र दिया गया, कुआचा को कौन सा क्षेत्र दिया गया, इनको मिला था जानते हैं, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, काबुल वाला क्षेत्र ना, काबुल का। और इसे कहा मिला था, कांधार। ठीक है, और इनको क्या मिल गया था, दिल्ली। अब कुछ बात समझ समझ में आई। आपसे पानीपत का, दो पढ़े हैं युद्ध, हम आपसे कहते पानीपत का तृतीय युद्ध बताइए। 1700, 1761 में किसके किसके बीच, अच्छा। फिर पानीपत का चौथा, अल्दौज और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, समझ रहे हैं ना। तो ये चाह रहा था अल्दौज कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब दिल्ली के साम्राज्य को लेने के लिए। समझ पा रहे हैं, कंफ्यूजन है? जो भी है, ठीक है। तो अभी तो हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, जो आपने कह दिया कि, तो दिक्कत क्या है, पानीपत का मैदान ही था किसके लिए, चौथा हम कहाँ करवा रहे हैं पहला भैया, लास्ट में हम आपको बता रहे हैं, 1913 में हुआ है। नहीं समझ पा रहे हैं, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, लास्ट में क्या होता है,
इन दोनों के बीच में हो जाता। किसको लेकर के? साम्राज्य को लेकर के। कौन? अल्दौज कहता है कि हमें क्या चाहिए, दिल्ली वाला भी चाहिए। ये बात थी। अब चले आगे, क्या बता रहे थे? स्कंदगुप्त के स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, किसके? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। किसके अभिलेख से मिलता है? कि स्कंदगुप्त का एक अभिलेख मिला है, क्या नाम है? भीतरी अभिलेख। अब हेडिंग डालेंगे आप, स्कंदगुप्त। समझ रहे हैं? हम्म। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कब से भाई? 455 से कब तक? 467 ईस्वी। किसका समय चलेगा? स्कंदगुप्त का। इसके समय में एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी आई है? हूण, मतलब हूणों का आक्रमण होगा। और उसमें जो हूणों का आक्रमण होगा, उनमें एक व्यक्ति कौन है? पुष्प मित्र। ये आक्रमण कर रहा है किस पे? गुप्त वंश पर। जिसको कौन समाप्त करता है? इनके आक्रमण को। परंतु हूणों को किसने पराजित कर दिया? स्कंदगुप्त ने। मतलब इन्हें कौन पराजित? हूणों का आक्रमण होता और हूणों को पराजित किसने किया? पराजित कर दिया स्कंदगुप्त ने, पराजित किया था। स्कंदगुप्त के द्वारा इसे इन्हें इन्हें क्या कर दिया गया था? पराजित कर दिया गया था। जिसका हमें जिसके बारे में हमें जानकारी जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। आप सोच रहे हैं कि हर चीज के बारे में जानकारी किसी न किसी से कहां मिल जा रही है? जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। अब आप कहेंगे मतलब इसी अभिलेख में लिखा गया है क्या? जूनागढ़ के अभिलेख में लिखा गया कि हूणों के आक्रमण को दबाने वाला, हूणों के आक्रमण को समाप्त करने वाला, पराजित करने वाला हूणों को कौन है? स्कंदगुप्त। बात समझ रहे हैं? कैसे? जैसे सरकार क्या कर रही है, अपनी हर बात को क्या करती है? लिखवाती है, प्रचार करवाती है अभिलेख के माध्यम से ना। अभी अभिलेख का माध्यम क्या है? सोशल मीडिया है। अभी अभिलेख का माध्यम क्या है? बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग है। पहले क्या होते थे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभिलेख लिखवाया जाता था, तो उससे पता चलता था। तो इससे पता चल रहा है किसके बारे में? अस है भैया? हाँ, अभी भी तो लिखवाया जा रहा, उसी का कॉपी है। हाँ, सड़क के किनारे पत्थर लगा होता है, लिखा होता है यहां से यहां तक सड़क निर्माण का कार्य किया गया, इतनी मीटर सड़क है, और कितना लागत लगा है, किसने करवाया है, ये सब कुछ किया धरा। किसका नकल हो रहा है? सब अशोक का। अशोक के द्वारा क्या करवाए गए थे? शिलालेख और क्या? स्तंभ लेख। लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यह क्या है? गुप्त वंश का अंतिम क्या है? प्रतापी शासक है, प्रतापी शासक है। क्यों? इसके बाद जो भी शासक आएंगे वो अयोग्य रहेंगे। अंतिम प्रतापी शासक कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त यही अंतिम प्रतापी शासक है। इसके इसके बाद आप पढ़ेंगे किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में ना। सॉरी, कुमारगुप्त में आप पढ़ चुके हैं। भानुगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इसकी उपाधियां कौन सी? इसने उपाधि को धारण किया था। हाँ, इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी भाई? इसके द्वारा विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य भी और शुक्रादित्य भी। इसने देवराय, देवराय की उपाधि को धारण किया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था।
और कौन सा कह रही हैं? शुक्रादित्य। शुक्रादित्य की उपाधि को धारण किया किसने? हाँ, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या थी? इसने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाई थी, जिसका हमें क्या है, एक अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। किसके बारे में? स्कंदगुप्त के की राजधानी के बारे में। इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? अयोध्या बनाई थी। हम्म, यही अयोध्या जो आज है, वर्तमान में जो आपकी अयोध्या है, इसी अयोध्या को इसने अपनी क्या करवा बनाई थी, राजधानी स्थानांतरित कर ली थी, बदल ली थी। इसका हमें, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और हम आपको बता ही दिए कि हूणों हूणों को, हाँ शक्रादित्य जैसा, हाँ शुक्रादित्य की उपाधि इसने धारण किया था। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से ही इसके बारे में जानकारी भी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इसके किसके बारे में? जानकारी के बारे में। विदेशी, पहले विदेशी आक्रमणकारी अभी इसके टाइम पे कौन आ रहे? हूण। ये अपने यहाँ के नहीं थे हूण, ठीक है ना। तो इसने इसको भी समाप्त कर दिया। बस इतनी जानकारी इसके बारे में लिखनी है, नोट कर लीजिए। अभी टाइम है तो नोट कर लीजिए भाई। लिखिए, स्कंदगुप्त के बारे में समय सीमा आपने लिख ही लिया है, टाइम पीरियड उसका लिख ही लिया है। नोट करिए जिनको करना है। लिखेंगे, स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, विक्रमादित्य विक्रमादित्य कामा देवराय शुक्रादित्य, सब कामा लगा के लिख लीजिएगा, और कर्मादित्य, कर्मादित्य की उपाधि को धारण किया था, की उपाधि को धारण किया था, है ना। ये इतिहास है, यही सब याद करना पड़ता, बड़ा टफ हो जाता है। दो दो लोग एक एक उपाधि को धारण किए हैं तो फिर समस्या हो जाती है। को उपाधि को, की उपाधि को धारण किया था। अब स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम हूण आक्रमण हुआ, प्रथम हूण आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, जिसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। हूण आक्रमण हुआ जिसे स्कंदगुप्त ने क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी कहां बनाई? अयोध्या को बनाई। हम्म, हाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं। इसने क्या किया भैया? अपनी राजधानी किसे बनाई? अयोध्या को बनाई। लिखिए, स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील, ब्रैकेट में लिख लेंगे गिरनार, जूनागढ़, हाँ जूनागढ़ अभिलेख से ना, ये गिरनार में स्थित है ना वो, सुदर्शन झील का, ब्रैकेट में लिख लो गिरनार, ब्रैकेट बंद, सुदर्शन झील गिरनार पर्वत के पास, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट जगह जानना चाह रहे हैं? एग्जैक्ट जगह तो बता नहीं, गुजरात में ना, गिरनार पर्वत कहाँ है? गुजरात में, हाँ गुजरात। लेंगे, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, इनके द्वारा बनवाया नहीं गया था। हाँ, पुनरुद्धार मतलब पुनर्निर्माण करवाया। इसको बनवाया किसने था? किसने बनवाया था?
नहीं, सुदर्शन झील का इन्होंने पुनरुद्धार करवाया, मतलब पुनर्निर्माण करवाया है। किसने? स्कंदगुप्त ने। आगे लिखेंगे, बताते हैं भाई। लिखेंगे स्कंदगुप्त के शासन काल में, हाँ, पुनः इसका निर्माण हो गया। आगे लिखेंगे, देखिए कहोम, कहोम अभिलेख में, कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को, हाँ, सकादि, सक्रादित्य, माफी चाहते हैं, सक्रादित्य, सक्रादित्य कहा गया है। सक्रादित्य का मतलब, सक्रा से क्या हो गया? सक। आदित्य का मतलब हो गया सक। सक प्लस आदित्य तो बनेगा ही सक्रादित्य ना। सक प्लस आदित्य, इसका मतलब हो गया क्या? सक्रादित्य। तो इसका ये मतलब हो गया जिसने शकों का क्या कर दिया हो? पूर्णतः विनाश कर दिया हो। ठीक है ना? शकों का पूर्णतः विनाश करने के लिए ही इसे क्या कहा गया है? सक्रादित्य। तो ये बात समझ रहे, ये उपाधि क्यों मिली है सक्रादित्य या शुक्रादित्य कहीं मिलता है? इसका मतलब क्या है? इसने क्या कर दिया है? शकों को पूर्णतः, शकों का पूर्णतः क्या कर दिया है? विनाश। शकों का पूर्णतः विनाश किसने किया? स्कंदगुप्त। ठीक, आगे लिख लेंगे, इसने चीन के सम्राट, स्कंदगुप्त के बारे में लिखेंगे, इसने चीन के सम्राट, चीन के सम्राट के साथ, हाँ, मित्रता पूर्वक संबंध बनाए, मित्रता पूर्वक संबंध बनाए और अपना एक राजदूत सांग को, अपना एक राजदूत सांग, नाम ही सांग है, गाना गाने वाला नहीं, सांग, ठीक है ना? सांग को उसके दरबार में भेजा, सांग को उनके दरबार में या उसके दरबार में भेजा। किसके दरबार में भेजा भाई? चीन के जो सम्राट थे उनके। समझ रहे हैं? अभी सुदर्शन झील के बारे में बताएंगे या कल बता देंगे? ठीक, पूरा पूरा पूरी तरीके से सुदर्शन झील का वर्णन नहीं कर देंगे। अभी फिलहाल लिख लेंगे हूण कौन थे, पॉइंट नोट करेंगे। हूण ये अफगानिस्तान से के थे। कौन? हूण। हूण आक्रमणकारी ना, हूण आक्रमणकारी। ये कौन थे लिखेंगे इनके बारे में? हूण, हूण विदेशी, विदेशी ब्रेकर में लिख लीजिए अफगानिस्तान, विदेशी ब्रेकर में लिखेंगे अफगानिस्तान, हाँ, के थे, अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे। नाम लिखेंगे, मतलब वहां कहां के थे भाई? अफगानिस्तान के थे। आगे लिख लेंगे, लिखेंगे खुश नवाज, खुश नवाज, नाम बहुत अच्छा देख रहे हैं, खुश नवाज। ब्रेकेट में लिख लीजिए हूण, यही हूण था। खुश नवाज ब्रेकेट में लिखेंगे हूण के नेतृत्व में। अब आप हूण का अर्थ अपने यहां से लगा रहे हैं, अपने अपने गांव के जो है शब्द से लगा रहे हैं ना, कि गांव में हूण का मतलब क्या होता है? जो दिखावा करना, जो कुछ, जो कुछ ना करे, जिसका मतलब कुछ ना हो ना। हाँ, आप कह रहे हैं कि जानवरों को, जंगली जानवरों को भगाने के लिए खेत में बनाया गया एक पुतला बराबर हूण। और यहां पढ़ रहे हैं कि हूण क्या है? ये भारत में उस समय गुप्त वंश चल रहा था, और उस गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा है भाई,
देखिए गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा, प्रतापी शासक स्कंद गुप्त के समय में ये आक्रमण कर रहे हैं, और किसके नेतृत्व में? खुशनवाज हूण के नेतृत्व में। यही नेतृत्व कर रहा है, यही लेकर के आ रहा है, कहां? अफगानिस्तान से लोग आक्रमण करने आ रहे हैं भारत पर कब्जा करने के लिए। तो वही है कि एक हूण वो थे जो आक्रमणकारी थे, एक हूण है जो क्या कर रहे हैं? वो खेतों फसल की रक्षा कर रहे हैं। आप लिखेंगे क्या? खुशनवाज ब्रैकेट में हूण के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए, या भारत पर आक्रमण किया। किसने किया? हूणों ने। बाकी कल बता देंगे। क्या बताना है? सुदर्शन लेख या सुदर्शन झील। और बचेंगे कौन? भानुगुप्त। उसके बाद इस गुप्त वंश को, गुप्त वंश को समाप्त करेंगे। और जब गुप्त वंश को समाप्त करके फिर क्या कर लेंगे? एमसीक्यू ना। एमसीक्यू मतलब क्या हो गया भाई? क्वेश्चन ना, मल्टीपल टाइप वाले क्वेश्चन। तो अब बताइए, कल का प्रश्न है। अब देखिए कल का प्रश्न है, और वो कल का प्रश्न ये है कि पूछा गया था संधि, यूपी पीसीएस के सेकंड पेपर में, जिसे सी सेट कहते हैं, उसके पेपर में पूछा गया एक प्रश्न था संधि से। आप लोग भी बताइए, आप पढ़ चुके हैं, इसका सही जवाब क्या होगा और संधि कौन सी होगी? पहले तो आपको बताना कि संधि कौन सी है, और फिर उसका संधि विच्छेद आपको बताना है। आप देखेंगे, आप बता ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। और पढ़े कैसे हैं? अच्छे से पढ़े भाई, हमने आपको पढ़ाया है, उसको पहचानने का तरीका आपको बताया है। क्वेश्चन था चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, और इसमें आप बताएंगे संधि, और इसका आप बताएंगे विच्छेद। चलिए, ये आपको बताना, चरमोत्कर्ष में संधि, और तो कैसे लिखा जाएगा? कहे अभी देखो, संधि जैसा भी लिखा हो शब्द, संधि अभी आप तोड़ेंगे ना, विच्छेद करेंगे, वो आपको बता देगा क्या? वो आपको ये बता देगा कि सब लिखा गया शब्द सही है या गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको ये बताना कि इसमें संधि कौन सी है। यही प्रश्न पूछा गया था। चरम प्लस उत्कर्ष, और फिर अगर चरम प्लस उत्कर्ष है तो आप कहेंगे मां में आप हल लगाएंगे या हलंत लगाएंगे। बाहर क्या आएगा? आ आएगा। आ के साथ में क्या मिलेगा? ऊ। ये दोनों मिलकर के आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। और ओ बनाते हैं, इसकी एक क्या लगती है? मात्रा। जिसको आपने क्या किया है? आधा किया है। हलंत लगा, उसी के ऊपर मात्रा लगा लीजिए। तो आप लगाएंगे मां के ऊपर ओ की मात्रा, और जो जैसे बचा है वही लिख लेंगे। तो लिखा गया शब्द सही है या गलत? सही है। तो इसका मतलब ये क्या है? चरमोत्कर्ष। अब ये तो अगर आपने इसको ऐसे इस विधि से तोड़ लिया है, तो हम आपको पहचानने के लिए बताएं कि जब शब्द के बीचों बीच में क्या ए या ओ की मात्रा मिलती है, वहां क्या होती है? गुण संधि होती है। ये ये एक आप ट्रिक के माध्यम से समझे थे कि तो कैसे होता है? चर्म, चर्म तो ऐसे बनेगा ही नहीं सब। चरम मतलब होता है एक लास्ट, अंत। हाँ बना रहे, रुकिए पहले ये समझिए। ये बन गया आपका क्या? संधि विच्छेद हो गया, और ये बन गई संधि। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। ठीक है, अब बना रहे। सबको समझ में आई बात? ये पूछा गया प्रश्न था। ठीक। अब आप कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये ऐसे हो, मात्रा ऐसे लग गया। देखिए, आप कह रहे हैं, हाँ समझ गए हम। आप कह रहे हैं कि ऐसे लगा हो, और आधता का और षष्ठी, ये आप ये चाह रहे हैं, है ना? तो कैसे बनेगा भाई? तब तो ये ऐसे बनेगा। हम्म। ऐसे नहीं बनेगा तब। प्लस क्या? उत्कर्ष।
अब ये क्या बनेगा, बाहर निकालेंगे आप क्या, आ के साथ क्या लग जाएगा, ऊ। हाँ, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ओ बनाएंगे। ओ की एक मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, चरमोत्कर्ष। ये भी चरमोत्कर्ष है। और ये भी क्या था, अगर ये शब्द ऐसे लिखा और र पूरा लिखा होगा तब उस कंडीशन, वो ऐसे पूरा शब्द लिखा था भैया। हाँ, अरे इसका भी अर्थ निकलेगा, चर मतलब क्या होता है। हाँ तब ये समझ दो तो ये, हाँ ये नहीं होगा, अगर उस हिसाब से देखो वर्ण गलत है। ठीक है ना, आप बना तो ले जाएंगे, लेकिन जो अर्थपूर्ण शब्द के बनते हैं वही इसी का बनेगा, समझ रहे हैं ना। हम आपको पहले बताएं, आप तोड़ने के लिए विश्वामित्र भी तोड़ लेंगे, रामायण भी तोड़ देंगे, लेकिन जब उसका वास्तव में उसे आप तोड़ेंगे तो वो अपवाद वाले प्रश्न बनेंगे। तो संधि समझ में आ रही बात, कल मतलब कल के क्वेश्चन में था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन आपने देखा था हिंदी का, हिंदी देख लिए होते, 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। गद्यांश से प्रश्न था, गद्यांश वाले प्रश्न बड़े सरल थे। ठीक है ना, सब सब कर लेते ना, उसमें मुहावरा आया था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास कल। ठीक है, कल आप पढ़ेंगे किसके बारे में, वो सुदर्शन झील और भानुगुप्त के बारे में, और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना है।